आज का विषय है पथिक काव्य की रचना का उद्देश्य। कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती और उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रत्येक कवि की अपनी दृष्टि होती है, उसका अपना जीवन दर्शन होता है। उसका यह जीवन दर्शन उसके संस्कार, स्वाध्याय, चिंतन और परिस्थितियों के आलोड़न से उत्पन्न सत्य से निर्मित होता है। कवि का यह जीवन दर्शन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके काव्य में अभिव्यक्त होता है। राम नरेश त्रिपाठी राष्ट्रीय भावधारा के स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। देश प्रेम और राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं का मुख्य विषय रही है। पथिक के निर्माण काल में राष्ट्रीय जागरण की ही पृष्ठभूमि रही है। राष्ट्रीय जागरण के युग में कवि ने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी भावनाओं को स्वर दिया। उन्होंने महसूस किया कि स्वाधीनता के बिना देश और समाज की उन्नति नहीं हो सकती। अंग्रेजों के शासन ने भारतीयों में हीनता की भावना भर दी थी और उनके द्वारा प्रसारित शिक्षा नीति भी दास्ता की बेड़ियों को दृढ़ करने वाली थी। उन्होंने पथिक के द्वारा यह संदेश दिया कि पल भर की स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से बढ़कर है और एक क्षण की भी स्वतंत्रता कोटि कोटि नरक के समान है। वे कहते हैं, एक घड़ी की भी परवशता कोटि नरक के सम है। पल भर की स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। इसलिए जनता का यह कर्तव्य है कि वह दुखदायी शासन से सहयोग न कर अपने शासन का भार स्वयं अपने कंधों पर वहन करे। अपना शासन ही सुख और शांति का द्वार है। पराधीनता के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। वह अपने चरित्र नायक के माध्यम से जनता को संदेश देते हुए कहते हैं, दुखदायी शक्ति से अपनी सारी शक्ति हटा लो। दुखदायी शक्ति से अपनी सारी शक्ति हटा लो। निःसुख दुख का अपने ऊपर सारा भार संभालो। अपना शासन आप करो, तुम यही शांति है, सुख है। अपना शासन आप करो तुम, यही शांति है, सुख है। पराधीनता से बढ़ जग में नहीं दूसरा दुख है। इस प्रकार पथिक काव्य में कवि का उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण के द्वारा निरंकुश राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना करना है। काव्य के अंत में कवि के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। राष्ट्रीय भावों से जागृत जनता राजा का निर्वासन कर स्वयं शासन संभाल लेती है। चारों सुख शांति छा जाती है। इस क्रम में 3 मुख्य विचार बिंदुओं पर कवि ने प्रकाश डाला है। पहला, पलायनवादी विचारधारा को छोड़कर कर्म क्षेत्र में कर्तव्य का पालन करना। दूसरा, विषम परिस्थितियों में धैर्य धारण करना। और तीसरा, नृशंस अत्याचारों का अहिंसा से विरोध करना। राष्ट्रीय जागरण के लिए कर्मण्यता अत्यंत आवश्यक है। पलायन करने से कोई समस्या हल नहीं होती। पथिक काव्य का चरित्र नायक भीषण संघर्ष से घबराकर ही पलायनवादी बनता है। साधु पथिक को शिक्षक की भांति अकर्मण्यता पर प्रहार कर कर्म क्षेत्र में लौटने की प्रेरणा देता है। पथिक कर्मव्रती बनकर ही नरक तुल्य शासन से समाज को मुक्त करता है। साधु पथिक को उपदेश देते हुए कहता है कि कर्म के द्वारा ही मानव समस्त सुख पा सकता है। कर्म ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है और वही मानव या देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला है। उसे कर्म भूमि में न्याय मार्ग की छाया बनकर चलना चाहिए। पथिक कर्म की प्रेरणा देता हुआ जनता से कहता है, जब तक धर्म तभी तक सुख है, सुख में कर्म न भूलो। कर्म भूमि में न्याय मार्ग पर छाया बनकर झूलो। एक कर्म वीर को विषम परिस्थितियों में भी साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह नृशंस अत्याचारों का विरोध अहिंसा, सत्य और दृढ़ता से करे। पथिक को नृशंस राजा के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। उसे राजद्रोह में बंदी बनाकर प्राण दंड की सजा सुनाई जाती है। उसके पुत्र को उसके सामने ही तलवार की घाट उतारा जाता है, किंतु वह धैर्य के साथ सब सहन करता हुआ कर्म पथ पर दृढ़ रहता है। उत्तेजित जनता को भी वह शांत और अहिंसक रहने का संदेश देता है। यहाँ गांधी जी का प्रभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि कवि गांधी जी के विचारों से कहीं न कहीं अत्यंत प्रभावित रहा है और यह सोच इस काव्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। राष्ट्रीयता और कर्मण्यता के साथ साहस, सत्य, करुणा, क्षमा, उदारता आदि भावनाओं का प्रसार करना इस कविता में कवि का उद्देश्य रहा है। साधु पथिक को इन्हीं मानवीय गुणों की प्रेरणा देता है। इसके अंतर्गत देश प्रेम की भावना जागृत कर क्रांति का आह्वान करता है और कर्मोपदेश की विस्तृत व्याख्या ही कवि का इसमें मुख्य उद्देश्य रहा है। अतः पथिक खंड काव्य
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ऐसी रचना है जो गीता की तरह कर्मयोग का संदेश देती है।